तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है बागपत और इसी बागपत में एक गांव है सबगा गांव। और आज की कहानी को सही से समझने के लिए, सही से जानने के लिए आपको लगभग 40 साल पहले जाना होगा। दरअसल इसी सबगा गाँव में लगभग 40-45 साल पहले एक आदमी जिसका नाम कालू, उसके 4 बच्चे जिनमें बड़ा बेटा ऋषिपाल, उससे छोटा श्रीपाल, एक लड़की बीरमती और दूसरी लड़की सरोज, ये चारों बच्चे इसी परिवार में ठीक ठाक तरीके से रहते थे। बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए, फिर ये हुआ कि इनकी शादी की जाए। अब सबसे बड़ा बेटा ऋषिपाल था तो फिर पहले उसकी शादी हुई। ऋषिपाल की शादी होने के बाद फिर छोटे बेटे श्रीपाल की शादी हुई, उसके बाद फिर बीरमती की शादी हुई, उसके बाद फिर सरोज की शादी हुई। कालू राम को लगा कि चलो सारी जिम्मेदारियां अपनी निभा ली हैं और बच्चों की शादी कर ली है, अब घर में बाल गोपाल होंगे, बच्चों की किलकारियाँ गुजरेंगी, बुढ़ापा जो है बड़े अच्छे से गुजरेगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, ना तो श्रीपाल की कोई याद औलाद थी, ना ही ऋषिपाल की कोई याद औलाद थी, ना ही बीरमती की कोई याद औलाद थी। अब 4 बच्चों में से 3 बच्चे ऐसे जिनकी कोई याद औलाद नहीं, उसमें से एक बिटिया भी थी, बाकी 2 बच्चे थे। अब पिता को लगा, यानी कालू को लगा कि हो सकता है कि जो दोनों बेटे हैं उनमें कोई कमी ना हो और बहुओं में ही कमी हो। अब ऐसी बात लगे तो फिर बहुएं जो थी उनको डोमिनेट किया जाने लगा, उनको परेशान किया जाने लगा। तरह तरह के लांछन, तरह तरह के कलंक कि तुम्हारी वजह से इस घर का वंश नहीं चल रहा है, तुम्हारी वजह से इस घर में कोई याद औलाद नहीं हो रही, ना इस घर का चिराग जल रहा है। अब वो महिलाएं बेचारी परेशान होती हैं, लेकिन अब परेशान होने के बाद क्या ही कर सकते हैं। और थोड़े टाइम जैसे ही गुजरता है, जो कालू था यानी श्रीपाल और ऋषिपाल का पिता, इन दोनों बच्चों से कहते कि काम करो, अपनी पत्नियों को छोड़ दो और दूसरी शादी कर लो। अब जैसे ही पिता ये बात बोलता है, फ़ौरन बच्चे तैयार हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है पिताजी, आप शादी करवाइए, हम तैयार हैं। उसके बाद फिर इन दोनों बच्चों की दूसरी शादी करवाई जाती है और पहली पत्नी को छोड़ दिया जाता है। अब जैसे ये अपनी दोनों बहुओं को छोड़ते हैं, फ़ौरन ही जो इनकी बेटी थी उसको भी उसके ससुराल वाले सेम रीजन से छोड़ देते हैं। अब बीरमती छोड़ दी जाती है। अब छोड़ने के बाद मायके आती है, अपने दोनों भाइयों के साथ, अपनी भाभियों के साथ रहती है। सरोज, उसका परिवार बहरहाल खुशी मन से रह रहा था, उसकी याद औलाद भी हो गई थी। अब इसमें भी जैसे ही नई नई शादी हुई इन दोनों बेटों की, ऋषिपाल की और श्रीपाल की, तो कालू को लगा कि चलो अब कुछ याद औलाद हो जाए, कुछ घर के चिराग को एक तरह से हवा मिले। अब जैसे जैसे वक्त गुजरा तो फिर इन दोनों पत्नियों से भी कोई याद औलाद नहीं हुई, ना कोई बेटा हुआ, ना कोई बेटी हुई। अब कालू और परेशान, अब क्या करे। इधर एक बिटिया जिसको छोड़ दिया गया, वो भी अब मायके में आके रह रही है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरा और काफ़ी पूजा पाठ की गई, काफ़ी मन्नत मानी गई, काफ़ी मंदिरों पे, काफ़ी ऐसी जगहों पे जाके तरह तरह की जितने भी पुजारी लोग बताते वो सारी चीज़ें की गई। और अंत में जो श्रीपाल था उसको तो कोई याद औलाद नहीं हुई, लेकिन जो ऋषिपाल था उसको एक बेटा जन्म लेता है। बेटे का नाम बड़े प्यार से अंजुल रखा गया। प्यार से गांव में और आसपास के लोग मालू मालू कहते थे। यानी अब ये जो बेटा था, अगर आप इसको ध्यान से अब समझें तो अपने चाचा श्रीपाल, अपने पिता ऋषिपाल और अपनी बुआ बीरमती, इन तीनों के बुढ़ापे का, इन तीनों की ज़िंदगी का एकमात्र सहारा। अब धीरे धीरे वक्त गुजरा और कालू जो था यानी अंजुल का बाबा, उसकी मौत हो जाती है। अब घर में ऋषिपाल, श्रीपाल और बीरमती और एक बच्चा जिसका नाम अंजुल और इनकी पत्नियां, तो टोटल 5-6 लोग रहते हैं। लेकिन फिर वही बात कि पहले श्रीपाल अपनी पत्नी से कहता है कि तुम भी कोई बच्चा नहीं दे पा रही हो, तो तुम शायद उस टाइप की हो नहीं, तुम चाहती नहीं, और तमाम तरह के लांछन, तमाम तरह के आरोप। और इन आरोपों से तंग आके जो श्रीपाल की पत्नी थी उसने श्रीपाल को छोड़ा और अपने मायके चली गई। और इसके बाद इसी के साथ फिर जो ऋषिपाल था वो भी अपनी पत्नी को सेम तरीके से प्रताड़ित करता। श्रीपाल की भी पत्नी छोड़ के मायके चली जाती है। यानी अब इस घर में श्रीपाल, ऋषिपाल और उसका बेटा अंजुल और उसकी बहन यानी अंजुल की बुआ बीरमती, ये 4 लोग टोटल रहते थे। अब धीरे धीरे वक्त गुजरा। अंजुल को पहले पढ़ने लिखने के लिए भेजा गया, लेकिन
पढ़ाई लिखाई में उस हिसाब से हुआ नहीं, तो फिर घर वालों को लगा कि चलो ठीक है, इतने लोगों में इकलौता है तो कुछ नहीं करेगा, तो घर पे खेती है वही करेगा, हम लोगों की नज़र के सामने रहेगा। और धीरे धीरे वक्त गुजरा, जो अंजुल था वो बड़ा हुआ। कालू के मरने के बाद जो ऋषिपाल और श्रीपाल थे वो भी जी तोड़ मेहनत करते हैं अपने परिवार को, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए। दिन भर खेतों में काम करते, अपने खेत को बढ़ाते, अपनी फसल को अच्छा तैयार करते। और कहीं कहीं माना जाता है, इस गांव में जो उड़ती उड़ती खबर आई कि इन्होंने अपने ही दम पे, इन दोनों भाइयों ने लगभग 60 बीघे ज़मीन बना ली थी, जबकि जो कालू था उसने मरते टाइम लगभग 5 से 6 बीघे ज़मीन ही छोड़ी थी। लेकिन श्रीपाल और ऋषिपाल ने कड़ी मेहनत करके लगभग 60 बीघे की ज़मीन अपने नाम कर ली। अब 60 बीघे की ज़मीन, और परिवार वालों को लगा कि ये अंजुल जो है कुछ हाथ बटाएगा, कुछ काम करेगा। अंजुल चूँकि शुरुआत में जिस हिसाब से उसको लाड प्यार, जिस हिसाब से दुलार मिला, कि कहीं ना कहीं ये दुलार, ये लाड प्यार उसका मन इस कदर बढ़ा देता है कि अंजुल ना अब अपने पिता की बात सुनता, ना ही अपने चाचा की बात सुनता, ना ही अपनी बुआ की बात सुनता, अपने धुन में मगन रहता। पिता को भी लगा कि चलो ठीक है, इकलौता लड़का है, थोड़ा सा बिगड़ रहा है तो बिगड़ना चाहिए, इतनी प्रॉपर्टी है, आखिर कौन इस पे राज करेगा। अब जैसे जैसे वक्त गुजरा, जो अंजुल था उसकी बदमाशी, उसकी शैतानी भी बढ़ती गई, तो परिवार वालों को लगा कि कुछ करना चाहिए। तो फिर ये हुआ कि क्या करना चाहिए, तो फिर आसपास के लोगों ने सुझाव दिया कि एक काम करो, इसकी शादी करा दो, शादी हो जाएगी, जिम्मेदारी आएगी, पत्नी आएगी, तो हो सकता है ये सुधर जाए। लिहाजा इसकी शादी 9 साल पहले एक महिला से करा दी जाती है। अब शादी होती है, शादी होने के बाद जिस हिसाब से पूरे परिवार का नेचर था, उसी हिसाब से अंजुल का भी नेचर, अपनी पत्नी को परेशान करता, अपनी पत्नी को टॉर्चर करता, तरह तरह की बात बोलता, कभी मारता पीटता। और इस कदर उस लड़की को इसने परेशान किया कि लगभग 1 साल शादी चलने के बाद ही जो लड़की थी उसे लगा कि अब इस आदमी के साथ तो गुजारा संभव नहीं है, अगर इस आदमी के साथ थोड़े साल और रुक जाऊंगी तो ये आदमी क्या पता मुझे मार के फेंक दे। अब उस लड़की को जब लगा कि अब इसके साथ गुजारा नहीं हो सकता, तो फिर इसको छोड़ती है और अपने मायके चली जाती है। मामला कोर्ट जाके पहुंचता है। अब कोर्ट में ये मामला चल ही रहा था, और इसी बीच फिर गांव के लोग पंचायत वगैरह बैठाते हैं, और पंचायत बैठाने के बाद फिर ये फैसला होता है कि जो अंजुल उर्फ मालू है ये दूसरी शादी कर ले और उस लड़की को आज़ाद करे, वो लड़की जहाँ उसको रहना चाहिए वो रहे, और उसी हिसाब से, अपने हिसाब से उसको जैसी ज़िंदगी जीनी उस हिसाब से ज़िंदगी जिए। बहरहाल कोर्ट का फैसला भले ही नहीं आया, लेकिन पंचायत के फैसले के हिसाब से जो अंजुल है और उसकी जो पत्नी थी, पहली पत्नी, उन दोनों ने तलाक ले लिया। फिर हुआ कि अब घर का चिराग कैसे जलेगा, तो अंजुल के पिता यानी ऋषिपाल ने और उसके चाचा श्रीपाल ने और उसकी बुआ बीरमती ने आजमगढ़ की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम पूजा था, उससे अंजुल की शादी करवा देती है। अब घर में नई बहू आई तो परिवार वालों के मन में खुशी दौड़ी कि बहू आई है, अब घर में बाल गोपाल की किलकारियाँ गुजरेंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। बहरहाल ईश्वर ने भी इनकी सुनी और 4 बच्चे अंजुल को हो जाते हैं। इसमें से 2 बेटे थे, 2 बेटियां थी, यानी ये पूरा भरा पूरा परिवार था। घर में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। मानो देर से ही सही, लेकिन इस घर में बच्चों की जो किलकारियाँ थी वो गूंज रही थी। पूरा परिवार खुश था। इधर जो ऋषिपाल था वो खुश था, इधर जो श्रीपाल था वो खुश था, इधर जो बीरमती थी वो खुश थी, क्योंकि उन्हें लगा कि अब उनके जीवन का एक सहारा मिल गया है। 4 बच्चे हो गए हैं, चारों बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, पढ़ने जाएंगे, उनको तैयार करने में, उनके साथ रहने में बुढ़ापा जो है बहुत सुखद गुजरने वाला है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरा, और वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ा, बच्चे बड़े हुए, शादी का वक्त गुजरा, और अचानक से ये जो अंजुल था ये कुछ गलत संगतों में पड़ जाता है। गलत संगत में पड़ता है। गलत संगत में पड़ने के बाद फिर ये थोड़ा बहुत नशा करने लगता है। अब जब नशा करता तो नशा करने के बाद, नशा करके जब घर आता तो बीवी देखती कि उसका पति नशा करके आया है, तो फिर कुछ कहा सुनी होती। अब कहा सुनी हुई तो पिता तक और चाचा तक और बुआ तक बात पहुंची। तो इन तीनों को भी लगा कि ये तो गलत बात है, एक आदमी ऐसे कैसे इस घर का हो कि नशा करके आ रहा है, इस घर में तो किसी ने नशा नहीं किया। अब पिता भी अपने बेटे अंजुल को समझाने के लिए जाता है,
बुआ जो सबसे ज़्यादा प्यार करती है वो भी समझाने के लिए जाती है, श्रीपाल भी जाता है यानी ताऊ। ये सारे लोग समझाते हैं। अंजुल भी कहता है कि ठीक है, आज के बाद नशा नहीं करूँगा, शराब नहीं पीऊँगा। लेकिन अगले दिन फिर ये शराब पी के आता है, अपनी बीबी से लड़ता है, अपने पिता से लड़ता है, बुआ से लड़ता है। लेकिन बुआ सबसे ज़्यादा प्यार करती थी तो बुआ उसे समझाती है, कहती है कि देखो ये गलत है, ये सारी चीज़ें तुम ना करो। फिर ये बुआ जब प्यार से कहती तो ये मान जाता। अब इधर जैसे जैसे ये शराब पीने लगता है तो परिवार वाले भी अंजुल को पैसे देना बंद करते हैं। अंजुल अब पैसे मांगता तो घर वाले मना करते, कहते कि तुम्हें पैसे दूंगा तो तुम जाओगे शराब पी लोगे। अब अंजुल एक एक पैसे का मोहताज हो गया और घर में लगभग 60 बीघे ज़मीन, न जाने कितने पैसे, न जाने कितने अनाज। अब अंजुल को लगा कि ये परिवार वाले तो उसका ही हक मार रहे हैं, ये सारे पैसे, ये सारी प्रॉपर्टी तो उसी की है। अब इस बात को लेके जब अपने पिता से कहता है कि आपको मेरा हक मारने का कोई अधिकार नहीं है, ये सारे पैसे, ये सारे प्रॉपर्टी, ये सारी ज़मीनात, इन सारी चीज़ों पे मेरा हक है, तो आप कायदे से दे दीजिए, नहीं तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। अब जब अंजुल ये धमकी देता है तो उसका पिता जो ऋषिपाल है वो कहता है कि मेरे ही हाथ में भी सब कुछ है, मैं चाहूँगा तो तुम्हारे बेटों के नाम ये ज़मीन कर दूंगा और तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। और जिस हिसाब से तुम्हारा तौर तरीका है, जिस हिसाब से तुम्हारा रवैया है, तुम्हें एक पैसे देने का मतलब है कि तुम इन पैसों को शराब में उड़ा दोगे, जुओं में उड़ा दोगे, इन पैसों का कोई सदुपयोग नहीं करोगे। अब ये तकरार, ये लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें लगातार चलती रही। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और इसी बीच तारीख आ जाती है 12 अप्रैल, यानी आज से लगभग 2 दिन पहले। 12 अप्रैल को जो इसकी दूसरी बुआ थी सरोज, अंजुल अपनी दूसरी बुआ सरोज के घर जाता है। लगभग 11-12 बजे का वक्त था। सरोज देखती है, देखने के बाद खुश हो जाती है कि उसका भतीजा आया है, इकलौता भतीजा था, तो लाड दुलार ये सारी चीज़ें पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा इसकी थी। अब अंजुल जाता है तो फिर सरोज पूछती है कि बेटा अकेले कैसे आए, बहू को भी लाए होते, बच्चों को भी लाए होते। इस पे जो अंजुल था वो कहता है कि काम करो बुआ, घर पे चली जाओ, तुम्हारे दोनों भाई और बहन की लाश पड़ी है और जाके उनका अंतिम संस्कार कर दो, नहीं तो अगर अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो तुम्हारे भाइयों की और बहनों की लाश जो है और उसकी जो आत्मा है वो भटकेगी। अब बुआ जब ये सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये क्या बोल रहा है, ये मजाक कर रहा है कि सीरियस बोल रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है इस हिसाब से कि लाश पड़ी है, जाके अंतिम संस्कार करो। अब सरोज इससे कहती है कि बेटा ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम जो बोल रहे हो तुम्हें खुद भी सुनाई दे रहा है, इस तरह का मजाक और ऐसे शब्द जुबान पे नहीं लाते, क्योंकि 24 घंटे में एक बार सरस्वती बैठती हैं, तुम ऐसी बात बोल रहे हो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा कहा कभी सच हो जाए। अब सरोज को लग रहा था कि ये मजाक कर रहा है और ये बार बार अंजुल कह रहा था कि बुआ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप घर पे जाके देखो, तीनों लोगों की लाश तो आपको मिलेंगी। अब बुआ को लगा एक बार हो गया, 2 बार हो गया, लेकिन लगातार जब ये रटे पड़ा था कि घर पे जाओ लाश मिलेगी, घर पे जाओ लाश मिलेगी, तो सरोज को भी लगा कि हो सकता है कि मामला कुछ गड़बड़ हो। अब सरोज अंदर जाती है, अपना मोबाइल निकालती है, श्रीपाल को फ़ोन करती है। श्रीपाल का जो फ़ोन था वो नहीं लगता। अब श्रीपाल का फ़ोन नहीं लगा तो फिर ऋषिपाल को फ़ोन किया गया, ऋषिपाल का भी फ़ोन नहीं लगा। बीरमती को फ़ोन किया गया, बीरमती का भी फ़ोन नहीं लगा। अब इसे लगा सरोज को कि ज़रूर कुछ हुआ है और कहीं ना कहीं ये जो बोल रहा है अंजुल ये सही बोल रहा है। अब ऐसी बात जैसे ही उसके दिमाग में आती है तो बेचारी घबराई हुई भागी भागी अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ पहुंचती है सबगा गांव। लगभग 35 किलोमीटर की दूरी थी और सबगा गांव जब पहुंचती है तो देखती है कि घर पे बाहर से ताला लगा हुआ है। अब बाहर से ताला लगा हुआ है तो देखने के बाद और परेशान होती है, फ़ौरन अपने बेटों से कहती है कि ताला तोड़ो। अब बेटे जो है वो ताला तोड़ते हैं। ताला तोड़ने के बाद ये सारे लोग घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाते हैं तो एक बिस्तर था, बिस्तर के चारों तरफ से खून गिर रहा था, ऊपर रजाई रखी हुई थी। अब इतना देखने के बाद तो चाहे सरोज हो, चाहे उसका पति हो, चाहे बाकी उसके बच्चे हों, उनके हाथ पांव कांपने लगे कि अंजुल जो बोल रहा था वो एकदम सही बोल रहा था, ज़रूर इस घर में कुछ हुआ है। अब ये बेचारे डरते डरते रजाई को धीरे से हटाते हैं। अब जैसे ही रजाई हटाते हैं तो रजाई हटाने के बाद जो कुछ रजाई के नीचे उन्हें दिखा, उसे देखने के बाद सरोज अलग रोने पीटने लगती है। सरोज का जो पति था वो अलग चिल्लाने लगता है।
बच्चे जो थे वो तो घर डर के मारे घर से बाहर ही भाग जाते हैं और फ़ौरन अब पुलिस को फ़ोन जाता है। पुलिस आती है, आने के बाद देखती है कि बिस्तर पे 3 लाशें एक के ऊपर एक रखी गई हैं। पहले ऋषिपाल, उसके ऊपर श्रीपाल, उसके ऊपर बीरमती। ये 3 लाशें हैं, लाशों के ऊपर रजाई रखी गई है। लाशों के नाक से कान से खून आ रहा है, गले पे कटने के दबाने के निशान हैं। अब पुलिस आती है, ये सीन देखती है तो उसे तो शुरू में कुछ समझ नहीं आता कि कौन किया होगा, कैसे किया होगा। सरोज से पूछताछ की जाती तो सरोज बताती है कि उसका जो भतीजा है, यानी इन लोगों का जो बेटा अंजुल, वो वही आया था, वही सारी न्यूज़ दिया था। अब पुलिस वाले अंजुल को गिरफ्तार करते हैं, साथ ही अंजुल की जो पत्नी पूजा थी उसको गिरफ्तार करते हैं, थाने लेके जाते हैं। और ले जाने के बाद जब पूछताछ करते हैं तो जो कहानी निकल के सामने आई, ये कहानी अपने आप में अंतरात्मा को कचोटने वाली कहानी है। दरअसल लगभग 1 महीने पहले जो श्रीपाल और ऋषिपाल हैं, इन्होंने 1.5 बीघे ज़मीन किसी से लिखवाई थी। अब ज़मीन इन्होंने अपने नाम लिखवा ली, क्योंकि इनके पास पैसा था, खेती बाड़ी से इनके पास पैसा आ गया था। और जो अंजुल था उसका मन था कि ये ज़मीन इसके नाम लिखवाई जाए। अब अंजुल कह रहा था कि मेरे नाम हो, और ऋषिपाल अपने नाम लिखवा रहे थे। काफ़ी बहस होती है और बहस होने के बाद फिर इन दोनों में कहा सुनी होती है, लेकिन अंत में जो श्रीपाल और ऋषिपाल थे ये ज़मीन अपने नाम लिखवा लेते हैं। अब ज़मीन जब अपने नाम लिखवा लेते हैं तो वहीं से जो अंजुल है उसे लगता है कि अगर ये लोग जिंदा रहे तो कहीं ना कहीं अब जो प्रॉपर्टी है वो मेरे हाथ नहीं आएगी। अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि ये ख्याल, ये चीज़ें इसके दिमाग में पहली बार आई थी। साल 2021 में भी जब इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, तो झगड़ा होने के बाद जब पिता ने कहा था कि ये ज़मीन, ये जायदाद मैं तुम्हारे नाम ना करके तुम्हारे बच्चों के नाम कर दूंगा, तो भी अंजुल के दिमाग में एक सातिराना प्लान आया था। और इस प्लान के तहत इसने अपनी बुआ को, अपने चाचा को और अपने पिता को जहर दे दिया था। जहर दिया, जहर देने के बाद फिर इन तीनों की तबीयत खराब हुई, लेकिन जहर कोई ऐसा नहीं था, बहुत हाईली इफ़ेक्टिव जहर नहीं था। हॉस्पिटल जाते हैं, जाने के बाद इनका इलाज होता है, इलाज होने के बाद फिर ये ठीक हो जाते हैं। और इन्हें यही लगता है कि खाने में हो सकता है कोई छिपकली वगैरह गिर गई हो या फिर फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गई हो। और किसी की शक की सुई अपने ही बेटे, अपने ही घर के चिराग की तरफ नहीं जाती। अब पहला प्लान फेल हुआ, इसके बाद ये थोड़ा सा सतर्क हो गया, और सतर्क होने के बाद फिर ये प्लान बनाने लगता है। कभी इसके दिमाग में आता कि मार दूं, फिर आता कि नहीं मारूं। ये कसमोकस, ये सारी चीज़ें लगभग सालों तक चली। लेकिन जब वो 1.5 बीघे ज़मीन इसने देखा कि जो उसके पिता हैं, जो उसके ताऊ हैं, अपने नाम लिखवा लिए हैं, इसके नाम नहीं लिखवा रहे, तब इसे लगा कि अब कुछ ज़रूर करना चाहिए। अब ये प्लान बनाता है, और इस प्लान में अभी 2 अहम पहलू हैं, और पुलिस अभी इन दोनों पहलुओं की जांच कर रही है। एक इनपुट सोर्स कह रहा है कि इस प्लान में उसकी पत्नी पूजा भी शामिल है, क्योंकि जिस घर में 3-3 कत्ल हो गए हों, तीनों की लाश 11-12 बजे तक पड़ी हो और पूजा उसी घर में हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे भनक ना लगे। तो प्लान चाहे पूजा शामिल हो चाहे ना हो, बहरहाल पूजा ने अपना इकबाल जुर्म अभी तक नहीं किया है, और अभी कल ही इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, कस्टडी में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। तो इस प्लान के हिसाब से चाहे पूजा शामिल थी चाहे नहीं थी, जो अंजुल था वो जाता है और नींद की गोलियां लेके आता है। घर में कढ़ी की सब्जी बनी थी, नींद की गोलियों को उस कढ़ी की सब्जी में मिलाया जाता है। मिलाने के बाद फिर जो अंजुल था वो बाहर निकल जाता है ठेके पे। इधर घर के सारे लोग सब्जी खाते हैं, खाने के बाद उनको गहरी नींद आने लगती है। इसी बीच ड्रिंक करके जो अंजुल था वो लौटता है, लौटने के बाद उसी हिसाब से चिल्लाता है, उसी हिसाब से अपनी हरकत दिखाता है। अब ऐसी हरकत दिखाता है तो जो पिता ऋषिपाल है वो गुस्सा होता है, मारने के लिए उठता है। ऋषिपाल मारने आता है तो जो अंजुल है वो भी लड़ने लगता है, यानी ये पिता पुत्र में हाथापाई होने लगती है। अब हाथापाई होने लगती है तो जो बेचारी बुआ थी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब मैं इस कहानी को रिसर्च कर रहा था और आसपास के लोगों से जब पूछताछ हुई तो पता चला कि ये वही बुआ थे कि जब कोई इसे पैसे नहीं देता था तो ये बुआ उतना प्यार करती थी। और ये बयान खुद पूजा ने दिया कि जब इसके पास एक पैसे नहीं होते थे तो ये अपनी बुआ के पास जाता था, तो बुआ चाहे जैसे करके, चाहे अपने गहने तक बेच के, उस बुआ ने इसको पैसे दिए थे। बुआ इसको सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, ये भी बुआ को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। तो जब पिता और पुत्र में हाथापाई हुई तो बुआ यानी बीरमती आती है, छुड़ा देती है, बीच बचाव करती है। अब ऋषिपाल भी गहरी नींद में था तो वो जाके सो जाता है। इधर श्रीपाल सो ही चुका था, बीरमती भी सो जाती है।
और सोने के बाद जो अंजुल है वो उठता है, जाता है और देखता है कि जो खेत के चारों तरफ बाउंड्री होती है, जो तारों से रूंधा जाता है, उसी तार को, उसी कांटे वाले तार को ये लेता है और उसी तार से अपने पिता का, अपने बुआ का और अपने चाचा का गला घोंट के बेरहमी से कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद उन तीनों की लाशों को एक ही बिस्तर पे रखता है, ऊपर से रजाई डाल देता है। रजाई डालने के बाद इसे याद आता है कि आज तो गन्ने की कटाई हो रही है। अब गन्ने की कटाई हो रही है, उसके बाद तौलाने जाना था, तो फिर लगभग 5 बजे सुबह ये निकल जाता है कांटे पे, जहाँ पे गन्ने की तौलाई हो रही थी वहाँ पे जाता है। उसके बाद तौलाई वगैरह, माफ़ कीजिएगा, गन्ना नहीं, गेहूँ की तौलाई हो रही थी। तो फिर जाता है, गेहूँ वगैरह तौलाता है। तौलाने के बाद वापस घर पे आता है। आने के बाद फिर निकलता है, जो 37 किलोमीटर दूर इसकी बुआ का घर था वहाँ पे जाता है। जाने के बाद अपनी बुआ को बताता है कि घर में 3 लाशें पड़ी हैं और जाके उनका अंतिम संस्कार कर दो। बहरहाल अभी इस मामले में पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें निकल के सामने आएंगी, अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और आते हैं कुछ अलग बातों पे। तो कल कई लोगों का सवाल था कि ये एंटी मैटर होता क्या है, इसका यूज़ क्या है, इतना कॉस्टली क्यों है। चूँकि परसों मैंने सवाल पूछा था कि दुनिया की सबसे महंगी चीज़ कौन सी है, तो इसका जवाब था एंटी मैटर। तो कई लोगों ने पूछा कि भैया ये होता क्या है, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो जो एंटी मैटर होता है ये इसलिए सबसे कीमती होता है क्योंकि ये एज ए फ्यूल, यानी एज ए ईंधन ये काम लिया जाता है। और इसके ईंधन में जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो रॉकेट्स होते हैं, जो स्पेस में जाने वाली चीज़ें होती है, ऐसी चीज़ों में एंटी मैटर के चीज़ों का यूज किया जाता है, उससे फ्यूल बनाया जाता है, इसीलिए इतना कॉस्टली है। अब आते हैं कल के सवाल पे, और मेरा सवाल था कि अगर हाईएस्ट पेड सीईओ की बात करें तो जो एक नाम हम लोगों के जहन में आता है वो है एलोन मस्क। लेकिन एक ऐसे भारतीय थे हमारे देश के गौरव, जिन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ा और हाईएस्ट पेड सीईओ का रिकॉर्ड, हाईएस्ट पेड सीईओ का तमगा अपने नाम किया। तो इस सवाल का सही जवाब है जगदीप सिंह, और ये क्वांटम स्केप कॉर्प, इस कंपनी के सीईओ थे। बेसिकली ये जो कंपनी है, अभी भी शायद इसके सीईओ हैं, और ये जो कंपनी है ये लिथियम आयन बैटरीज़ बनाती है, जो बैटरी इलेक्ट्रिक कार वगैरह में यूज होती है। और इनका जो पैकेज था वो 17,500 करोड़ रुपए का था, और इस रिकॉर्ड को अभी तक किसी ने तोड़ा भी नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और इस सवाल का जो सही जवाब है उन्होंने दिया है, पारुल रस्तोगी जी हैं, याहिया खान। बस मात्र इन्हीं 2 लोगों ने सही जवाब दिया। तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। और आज कोई सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि कल वीडियो 99% उम्मीद है कि कल वीडियो नहीं आ पाएगी, और 99% श्योर भी है कि कल आप लोगों से लाइव बात होगी। तो आप लोग प्लीज़ लाइव बात करने आइएगा। आप लोग के जितने सवालात हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीज़ें भी इसी बहाने आप पूछ लीजिएगा, और बेझिझक पूछिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर करने से या एक दूसरे से बात करने से हमारे और आपके बीच ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। आपसे कल अगर लाइव में मुलाकात नहीं हुई तो परसों किसी दूसरी कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।